इस वीडियो से हम पावर शेयरिंग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में रहने वाले लोगों के बीच में किस तरह से तनाव बढ़ने लगा और फिर वहाँ की सरकार ने इसको किस तरह से डील किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसके आसपास में जो देश है मैं उसके नाम बताता हूँ। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अगर हम अपने देश से इसका कंपैरिजन करें तो हरियाणा के बराबर ये कंट्री है और इसका जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। बेल्जियम बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग हेरिटेज और अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम बेल्जियम के कॉम्पोजिशन को ध्यान से देखें तो वहाँ पर हमें 59% डच लोग दिखेंगे, यानी कि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग दिखेंगे, और ये रहते हैं बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में। तो अगर हम जिस तरह से हम भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांटते हैं, ठीक उसी तरह से हम बेल्जियम को भी फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन में बांट सकते हैं। तो फ्लेमिश रीजन में रहते थे डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जो कि ओवरऑल बेल्जियम में 59% है, और 40% वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एथनिक ग्रुप किसे कहा जाता है। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर जो एक ही रिलीजन हो, एक ही कल्चर हो, एक ही लैंग्वेज बोलते हो और उनका जो हेरिटेज है, जो उनकी संस्कृति है, वो भी एक ही हो। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एथनिक ग्रुप। तो अगर बेल्जियम के एथनिक ग्रुप को हम देखें तो इसमें डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा थी, जिसमें अगर हम पूरे बेल्जियम में बात करें तो 59% डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे और 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। अब इन दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में हमेशा तनाव रहता था और यही तनाव आगे बढ़ कर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेल्जियम में अगर ओवरऑल देखा जाए तो 59% डच और 40% फ्रेंच है, लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को अगर हम देखें तो उसमें 80% फ्रेंच है और 20% डच है। यानी कि अगर हम कंट्री के हिसाब से उसकी राजधानी को देखें तो उसमें भारी अंतर दिखता है। इवन पूरा का पूरा जो केस है वही उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पर ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा है और डच कम है, जबकि इंडिया में बेल्जियम में डच ज़्यादा है और फ्रेंच कम है। अब ये जो प्रॉब्लम था बेल्जियम में, इसमें हुआ क्या कि जो फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी में है पूरे कंट्री में, जो आबादी में कम है, ये बहुत ही पावरफुल और अमीर थे। किसके कंपैरिजन में? डच के कंपैरिजन में। तो डच लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं वो अपने देश में कम महसूस किए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि जो फ्रेंच लोग हैं वो ज़्यादा अमीर और ज़्यादा ताकतवर हैं और वो हम पर हुकूमत करते हैं। दूसरी चीज़ थी जो डच लोगों को महसूस होती थी, वो थी कि जो फ्रेंच लोग हैं उन लोगों को हमेशा ही पढ़ाई लिखाई, नौकरी, इन सब चीज़ों में हमेशा आगे अवसर दिया जाता था, अपॉर्चुनिटी दिया जाता था। लेकिन जो डच लोग थे उन लोगों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी और वो अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ उन्हें मिल रही थी। तो अभी उन्हें मिलना शुरू हुआ था और ये फ्रेंच लोगों को बहुत समय से मिल रहा था। तो ये चीज़ को लेकर के भी उनके मन में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था डच लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग थे। दूसरा, लैंग्वेज के बीच में हमेशा एक फ़ाइट रहता था। अब ये सब जो समस्या था
इसके वजह से 1950s और 1960s के टाइम पर 1950 से 1960 के बीच में कई बार जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो अब इस ये बेल्जियम में जो ये स्थिति थी, इसको किस तरह से वहाँ की सरकार ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ये तो केस स्टडी बेल्जियम का हुआ। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और ये एक आइलैंड नेशन है। इसके चारों तरफ समुंदर है और ये तमिलनाडु के कोस्ट पर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है और एशिया में अगर हम कंट्रीज़ को देखें ध्यान से, तो एशिया में जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिसिटी में डिफरेंस है। यानी वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, डिफरेंट कल्चर और हेरिटेज के लोग रहते हैं। तो जिस तरह से भारत में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक उसी तरह से श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन था उसके बीच में कई तरह के विभिन्नताएं थी, डिफरेंसेस थे। अगर हम श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को देखें कि कितने लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, कौन थे, तो उसमें सबसे पहले आते हैं तमिल स्पीकर्स, वैसे लोग जो तमिल बोलते थे, और दूसरे थे सिन्हला स्पीकर्स। तो सिन्हला स्पीकर्स 74% है, यानी कि श्रीलंका में सिन्हला बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे और तमिल स्पीकर्स जो थे वो माइनॉरिटी में थे। अगर हम तमिल स्पीकर के अंदर भी कॉम्पोजिशन को देखें तो वहाँ पर हम जानेंगे कि जो तमिल आदिवासी थे जो श्रीलंका में शुरू से रह रहे हैं वो लगभग 18% में 13% थे, और कुछ ऐसे तमिल लोग भी थे जो तमिलनाडु से श्रीलंका गए थे जब ब्रिटिशर का टाइम था, तो वहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए मजदूर के रूप में वहाँ पर गए थे। तो 4% के करीब इंडियन तमिल थे। अब यहाँ पर जो मेजर आबादी है वो सिन्हला स्पीकर्स की है और उसके बाद जो माइनर आबादी है वो तमिल स्पीकर्स की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलीजन और एथनिसिटी को। तो जो सिन्हला स्पीकर्स थे जो 74% आबादी में है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। जो तमिल स्पीकर्स थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, और जो क्रिश्चियन थे वो दोनों ही पाए होते थे, यानी वो तमिल भी होते थे वो सिन्हला भी होते थे। तो इस तरह से ये 3 तरह के रिलीजन था। अब हम समझते हैं कि श्रीलंका में किस तरह से जो मेजॉरिटी में आबादी है यानी सिन्हला आबादी, उसका किस तरह से उसको प्रमोट किया गया, और फिर यही जो प्रमोशन था इसके वजह से कितना बड़ा समस्या खड़ा हो गया, इसको समझते हैं। तो जिस तरह से भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक उसी तरह से 1948 में श्रीलंका ने आज़ादी पाई। और उसके बाद अगर हम श्रीलंका की गवर्नमेंट को देखें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिन्हला लोग हैं वो सरकार में ज़्यादा होते हैं। तमिल लोग भी होते थे और सिन्हला लोग भी होते थे, लेकिन क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है तो लीडर्स भी ज़्यादा होते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया कि जो सिन्हला लीडर लोग होते थे गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहते थे कि तमिल लोग गवर्नमेंट में हो ही ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि जो श्रीलंका का ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें तमिल लोग भी हैं, और क्योंकि तमिल लोग हैं तो तमिल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बातों को लोगों सरकार तक पहुंचाने के लिए लीडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा वो लोग चाहते नहीं थे सिन्हला लोग। वो लोग चाहते थे कि केवल और केवल श्रीलंका में जो गवर्नमेंट हो उसमें सिन्हला लोग हैं। तो ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गया क्योंकि ऐसे में तमिल लोगों को लगने लगा कि उन्हें देश के अंदर सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा टर्म निकल कर के आता है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? A belief that the majority community should be able to rule a country in which way
it want by disregarding the wishes and needs of minority। इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी किसी कंट्री में मेजॉरिटी में है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, अगर वो अपने मनमाने ढंग से सरकार बनाए, सरकार चलाए और जो माइनॉरिटी में लोग हैं उन पर ध्यान ना दे, उनकी बातों को ना सुने, तो इस तरह की जो फेनोमेना है इसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से जो श्रीलंकन लोग थे, जो सिन्हला लैंग्वेज को बोलते थे, उन्होंने किस तरह से सिन्हलाज को प्रमोट किया गवर्नमेंट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो थी कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में ये बोला गया कि जो सिन्हला है, श्रीलंका में जो सिन्हला लैंग्वेज है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पर तमिल लैंग्वेज को प्रायोरिटी भी नहीं दिया गया और किसी भी तरह से उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया गया। तो 1956 के एक्ट में सिन्हला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरा, जब भी किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता था या किसी व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए होता था, तो ऐसे में जो सरकार होती थी वो क्या करती थी, सिन्हला लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी और उन्हें ही जॉब में रखती थी और तमिल लोगों को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता था। उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना श्रीलंका में, उसमें बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया। और अभी हमने जैसा कि जाना कि जो सिन्हला कम्युनिटी है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि तमिल लोगों को सरकार ने दरकिनार करना शुरू किया और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। इससे जो श्रीलंकन तमिल थे उन पर क्या असर पड़ा और उन्होंने किस तरह से इन सब चीज़ों में रिएक्ट किया, उसको समझते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके कल्चर की, उनके लैंग्वेज की और उनके कम्युनिटी की किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं है श्रीलंका में। दूसरा, जो भी जॉब्स होते थे उसमें तमिल्स को नहीं प्रेफरेंस दिया जाता था, जिसके वजह से उनके अंदर एक तरह का हीन भावना होने लगा और इसके वजह से जो श्रीलंकन लोग थे, जो तमिल श्रीलंकन्स थे, वो बिल्कुल मरने मारने पे उतारू हो गए। इसके वजह से हुआ क्या? इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो गया और इसे श्रीलंका में सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। तो सिविल वॉर होता क्या है? सिविल वॉर एक देश के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है उसे कहा जाता है, जिसमें एक ही कंट्री के दो ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा हानि होती है और एक बहुत युद्ध की स्थिति बन जाती है। इसे कहते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर शुरू हो गया श्रीलंका में और दोनों ही कम्युनिटी के लोग, तमिल श्रीलंकन्स और सिन्हला कम्युनिटी, दोनों एक दूसरे को मरने मारने लगे और जिसके वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई तमिल जो लोग थे वो रेफ्यूजी हुए, कई सिन्हला लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस तरह से ये जो सिविल वॉर था ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना थी श्रीलंका में। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो श्रीलंका था उसका सिविल वॉर के बाद पूरी तरह से जो सिचुएशन था वो बदल गया। यहाँ का सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कंट्री में जब एक लड़ाई होती है तो इससे उस कंट्री की दुर्दशा हो जाती है, वो देश में बहुत ज़्यादा औजारों पे खर्चा होने लगता है। इससे जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है और जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। उसके बाद ये लड़ाई लगभग बहुत सालों तक चली, 12-14 सालों तक ये लड़ाई चली और 2009 में जा कर के ये सिविल वॉर ख़त्म हुआ। तो बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों देशों में रिलीजन का प्रॉब्लम था, डाइवर्सिटी थी रिलीजन में, लैंग्वेज में, लेकिन एक सरकार ने
उसको किस तरह से हैंडल किया, और श्रीलंका में जो था मेजॉरिटेरियनिज़्म जिसको बोलते हैं, यहाँ की सरकार ने जो मेजॉरिटी के लोगों थे उन्हें ही प्रमोट किया। तो इसके वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति बन गई। इस वीडियो के अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बेल्जियम के लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉब्लम को डील किया और उन्होंने सिविल वॉर का सिचुएशन नहीं बनने दिया। तो इस चीज़ को हम वहाँ पे समझेंगे। थैंक यू।